आज की कहानी का शीर्षक है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। लामार्क का जन्म 1 अगस्त 1744 को फ्रांस के पिकार्डी क्षेत्र के बाजेंटन ले पेटेट नामक गांव में हुआ। उनका परिवार कुलीन वर्ग से था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि वे चर्च में पादरी बने, इसलिए बचपन से ही उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। लामार्क का मन धार्मिक पुस्तकों से अधिक पौधों और जीव जंतुओं में लगता था। बचपन से ही वे आसपास के पौधों, कीड़ों और जानवरों को घंटों तक देखते रहते थे। वे ये समझना चाहते थे कि एक पौधा कैसे बढ़ता है, जानवरों में इतने अंतर क्यों होते हैं और प्रकृति में इतनी विविधता कैसे आई। यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें महान वैज्ञानिक बनाने वाली थी। जब उनके पिता का निधन हुआ, तब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। केवल 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। उस समय फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के बीच युद्ध चल रहे थे। लामार्क ने युद्ध में असाधारण साहस दिखाया। एक लड़ाई में उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु के बाद भी सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें पदोन्नति मिली, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक दुर्घटना में उनकी गर्दन गंभीर रूप से घायल हो गई। इस चोट के कारण उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक चिकित्सा विज्ञान पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान वनस्पति विज्ञान की ओर आकर्षित हो गया। वे फ्रांस के जंगलों, पहाड़ों और खेतों में घूम घूमकर पौधों का अध्ययन करने लगे। उस समय वैज्ञानिकों के पास आधुनिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं। उन्हें अपने अवलोकन, धैर्य और मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लामार्क घंटों तक पौधों का निरीक्षण करते, उनके आकार, पत्तियों, फूलों और बीजों का अध्ययन करते और विस्तृत नोट्स बनाते। 1778 में उन्होंने अपनी पहली प्रसिद्ध पुस्तक फ्लोर फ्रांसेस प्रकाशित की। इस पुस्तक में फ्रांस के पौधों का विस्तृत वर्णन था। ये पुस्तक इतनी उत्कृष्ट थी कि पूरे फ्रांस में उनकी चर्चा होने लगी। फ्रांस के महान वैज्ञानिक जॉर्ज बफोन भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पेरिस में प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया गया। लामार्क को वहां प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्हें अकशेरुकी जीवों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी मिली। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक केवल बड़े जानवरों पर ध्यान देते थे, लेकिन लामार्क ने छोटे छोटे जीवों, कीड़ों, भौंहों, केंचुओं और समुद्री जीवों का गहराई से अध्ययन शुरू किया। यही अध्ययन आगे चलकर उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत का आधार बना। आज हम जिन जीवों को अकशेरुकी कहते हैं, इस वर्गीकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय काफी हद तक लामार्क को जाता है। उन्होंने हजारों जीवों का अध्ययन किया और उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा। इससे जीव विज्ञान के वर्गीकरण में नई दिशा मिली। एक दिन उनके मन में प्रश्न उठा, यदि सभी जीवों को ईश्वर ने एक साथ बनाया है, तो इतने प्रकार के जीव कैसे बने? कुछ जीव इतने सरल और कुछ इतने जटिल क्यों हैं? क्या सभी जीव हमेशा से ऐसे ही थे, या समय के साथ इनमें परिवर्तन हुआ? इन प्रश्नों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लामार्क ने वर्षों तक अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जीव स्थिर नहीं हैं। वे समय के साथ बदलते रहते हैं। उन्होंने माना कि वातावरण बदलने पर जीव भी अपने शरीर में परिवर्तन लाते हैं। यदि कोई परिवर्तन लंबे समय तक बना रहे, तो वह अगली पीढ़ियों में भी पहुंच सकता है। यही विचार आगे चलकर लामार्कवाद कहलाया। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जिराफों की गर्दन छोटी थी। जब भोजन ऊंचे पेड़ों पर मिलने लगा, तो वे बार बार गर्दन ऊपर उठाने लगे। लगातार उपयोग के कारण उनकी गर्दन लंबी होती गई। फिर ये लंबी गर्दन उनकी संतानों में भी पहुंच गई। पौधों और अकशेरुकी जीवों का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद जीन बैप्टिस्ट लामार्क इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। उनके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव समय के साथ बदलते रहते हैं। यह विचार उस समय के लिए इतना नया और साहसिक था कि अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सन 1809 में लामार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफी जूलॉजिकी प्रकाशित की। इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार व्यवस्थित रूप से विकासवाद यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के दो मुख्य आधार थे। एक, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत यानी यूज एंड डिसयूज थियरी। लामार्क का मानना था कि यदि किसी जीव का कोई अंग लगातार उपयोग में लाया जाए, तो वह अंग अधिक विकसित हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी अंग का उपयोग नहीं किया जाए, तो वह धीरे धीरे छोटा होकर समाप्त भी हो सकता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए। लोहार के हाथ मजबूत होते हैं क्योंकि वे लगातार हथौड़ा चलाते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने से अधिक शक्तिशाली बनते हैं।
गुफाओं में रहने वाले कुछ जीवों की आंखें समय के साथ कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनका उपयोग नहीं होता। हालांकि आज हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल में हुए ऐसे परिवर्तन सीधे उसकी संतानों को नहीं मिलते, लेकिन उस समय यह विचार वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया था। 2. अर्जित लक्षणों की वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लामार्क का सबसे प्रसिद्ध विचार ये था कि जीव अपने जीवन में जो नए गुण या परिवर्तन प्राप्त करते हैं वे उनकी अगली पीढ़ी में पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, यदि कोई जिराफ जीवन भर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन फैलाता रहे तो उसकी गर्दन लंबी हो जाएगी और उसकी संतान भी लंबी गर्दन के साथ जन्म लेगी। यही विचार आगे चलकर लामार्कवाद यानी लामार्किज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि सभी जीवों की रचना ईश्वर ने जैसी की है वे हमेशा वैसे ही रहेंगे। इसलिए जब लामार्क ने कहा कि जीव बदलते रहते हैं तो लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। उनके सबसे बड़े आलोचकों में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर थे। कुवियर का मानना था कि प्रजातियां कभी नहीं बदलती। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार लामार्क के सिद्धांत की आलोचना की। लामार्क अपने विचारों का बचाव करते रहे, लेकिन उनके जीवनकाल में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। हालांकि विकासवाद के सिद्धांत पर विवाद था, लेकिन अकशेरुकी जीवों पर उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने हजारों प्रजातियों का अध्ययन किया और उन्हें व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया। आज जीव विज्ञान में प्रयुक्त कई वर्गीकरण प्रणालियों की नींव उनके कार्यों से जुड़ी हुई है। उन्होंने जीवों की संरचना में समानताओं और भिन्नताओं का विस्तार से अध्ययन किया। लामार्क उन शुरुआती वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि पौधों और जानवरों का अध्ययन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही व्यापक विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। आज जीव विज्ञान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विज्ञानों में से एक है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लामार्क आर्थिक संकट से जूझने लगे। उनकी आय बहुत कम थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन शोध में लगा दिया, लेकिन उन्हें उससे धन नहीं मिला। लगातार अध्ययन और बढ़ती उम्र के कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार वे लगभग पूरी तरह अंधे हो गए। अब वे स्वयं लिख भी नहीं सकते थे। उनकी बेटियां उनके पास बैठकर उनकी बातों को लिखती थीं। गरीबी, बीमारी और उपेक्षा के बीच भी उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा। वे अक्सर कहते थे कि एक दिन लोग समझेंगे कि जीव वास्तव में समय के साथ बदलते हैं। दुर्भाग्य से उनके जीवनकाल में ऐसा नहीं हो सका। 18 दिसंबर 1829 को पेरिस में उनका निधन हो गया।